Dear students, welcome back to GM Academy. Today we are going to solve question 161 to 170 of level 1 in continuation of MS Chauhan video solution series. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से. The decreasing order of reactivity of meta nitrobromobenzene 2,4,6 trinitrobromobenzene para nitrobromobenzene 2,4 dinitrobromobenzene towards OH माइनस आयन. तो यहाँ पे OH माइनस आयन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन सी रिएक्शन हो रही होगी यहाँ पर SN2AR रिएक्शन हो रही होगी. SN2 रिएक्शन फॉर एरिल हैलाइड. तो SN2AR रिएक्शन में हमारे पास इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं. सबसे पहले मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन आप करते हैं. तो मेटा नाइट्रो में NO2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है. सेकेंड पोजीशन में अपने पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है. तो 2 पे नाइट्रो यहाँ पे, 4 पे यहाँ पे और 6 पोजीशन पे यहाँ पर है और ब्रोमो पोजीशन यहाँ पर है. पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन अपन देखें तो पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन में हमारे पास पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच्ड होगा. इसी के साथ 2,4 डाइनाइट्रो ब्रोमोबेंजीन भी अपन देखेंगे तो 2 पे और 4 पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा. ये हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मोलिक्यूल है. फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. अब अपन न्यूक्लियोफिलिक SN2AR रिएक्शन अपन देखेंगे. तो SN2AR रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं हमारे पास. जब भी आप SN2AR रिएक्शन कराते हैं, SN2AR हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको अभी समझ में आ जाएगी. जैसे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर एक कार्बोनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. ये हमारा RDS स्टेप होता है इसमें. और हमारे पास जो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है. रेजोनेंस स्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर जो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड को स्टेबलाइज करता है. इसलिए हमारे पास यहाँ पर NO2 ग्रुप जितने प्रेजेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने प्रेजेंट हो गए, उतनी क्या होगी, रेट ज़्यादा होगी. देन अपने पास क्या होता है, जब नेगेटिव वापस एरोमेटाइजेशन को एरोमेटाइजेशन करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैक न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा और NO2 ग्रुप यहाँ पर रहेगा. तो यहाँ पर अपने को फैक्टर क्या देखने कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होने चाहिए टू स्टेबलाइज दिस कार्बोनाइन. तो इसमें हमारे पास जो SN2 रेट होगी जब अपन OH माइनस का अटैक कराएंगे इन सब पे, तो हमारे पास किसमें सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें NO2 ग्रुप यहाँ पे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, जिससे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो. तो SN2 रेट सबसे ज़्यादा होगी सेकंड की. फिर हमारे पास होगी फोर्थ की. फिर हमारे पास यहाँ पर पैरा और ऑर्थो पे दिया हुआ है, तो मेटा पोजीशन पे तो ओनली -I एप्लीकेबल होगा और यहाँ पर -M एप्लीकेबल होगा. तो -M से हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा. तो यहाँ पर रेट फास्टर होगी थर्ड में देन फर्स्ट. तो ये हमारा ऑर्डर होगा जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है. इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी. नेक्स्ट है 162. 162 भी सिमिलर ही क्वेश्चन है. इसमें भी अपन को SN2AR रिएक्शन देखने जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. ज़्यादातर मेटा पोजिशन पे भी है तो पर वहाँ पर ओनली -I इफेक्ट होगा. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा NO2 ग्रुप देखिए, यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा. इसलिए SN2 रेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट SN2 रेट. तो अपना ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 163. 163 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया कौन सा कार्बोकेटाइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है. तो यहाँ पर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं. ये स्ट्रक्चर आप यदि ओपन फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से है. तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग कार्बोकेटाइन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी होगी. यहाँ पर 9 अल्फा H है तो 9 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी. यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज इनके साथ रेजोनेंस में, और इस कैटायन को आप क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम आयन, ट्रोपिलियम आयन. और यहाँ पर हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं. दैट मीन्स ये कंपाउंड एरोमेटिक है, यानी हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है. दैट मीन्स हाईली स्टेबल है. नेक्स्ट अपने पास है डी ऑप्शन में हमारे पास जो दिया गया अरेंजमेंट, यदि साइक्लोप्रोपेन के अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है, तो इस सिस्टम को अपन बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, CPM कार्बोकेटाइन. ये हाईली स्टेबल होता है. क्यों, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस. डांसिंग रेजोनेंस किस तरह से होता है इसमें कि हमारे पास इस मोलिक्यूल को आप ऐसे रखें, यदि कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट मीन्स यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल है, और ये जो sp3 बॉन्ड बन रहा है ये इस वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में करेगा. तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, डांसिंग रेजोनेंस कुछ इस तरह से. यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, इसी तरह से यदि अपन इस बॉन्ड को रखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से. तो इस ड्यू टू ये जो रेजोनेंस हो रहा है डांसिंग रेजोनेंस, इसकी वजह से ये हाईली स्टेबल होता है.
एरोमेटिक से भी, इन सब का से कंपाउंड से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। इवन इस ट्रोपिलियम आयन जो कि एरोमेटिक बन रहा है इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको आप एक्सेप्शनल बिहेवियर की तरह याद रख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो हाईएस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 164। 164 बोल रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइन इज मच मोर एसिडिक देन साइक्लोपेंटेन। तो रीज़न अपने को बताना है, रीज़न क्या होगा, तो हमने को साइक्लोपेंटाडाइन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन ये है, इसमें अपने पास हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो एसिडिक है या नहीं, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, H+ को रिमूव कर दे। अब जैसे ही आप H+ रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एनायन क्या बन जाएगा, यहाँ पर एनायन कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब एनायन में हमारे पास ये जो एनायन है ये रेजोनेंस करेगा, इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करते करते हमारे पास क्या होगा, ये देखें आप, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। यानी हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वो एरोमेटिक बन रहा है। बट यदि आपके पास यदि साइक्लोपेंटेन लेते हैं, साइक्लोपेंटेन के केस में यदि हाइड्रोजन आपने रिमूव किया तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो नॉन एरोमेटिक ही कंपाउंड है। तो अपने पास कॉन्जुगेट बेस दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये तो अपना नॉन एरोमेटिक है। तो अपने जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसके रेस्पेक्टिव जो एसिड अपने पास दिया गया वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये मोर एसिडिक होगा। तो अपने पास कौन सा रीजन सेलेक्ट होगा यहाँ पे कि साइक्लोपेंटाडाइन का जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन वो एक एरोमेटिक स्पीसीज है जो कि नॉन एरोमेटिक स्पीसीज से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 165। 165 में क्या बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए गए और उन्हें पूछा गया है कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द कंपाउंड्स। तो हमारे पास यहाँ पर कहाँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए नोट करके आप एक पॉइंट्स लिख लीजिए कि यदि अपने पास स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल अपने पास NO2 हो गया या CN हो गया, तो अपने पास कोई भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, नो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, एसाइलेशन हो या एल्काइलेशन हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर जब भी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग अटैच कर देंगे तो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे अपने पास जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटैक पॉसिबल नहीं होगा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में अपने पास आइदर R+ आएगा या अपने पास एसाइल कार्बोकेटाइन आएगा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बट यदि अपन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप मतलब अपने पास इस तरह के ग्रुप जैसे NH2, NHR, NR2, इस तरह से जो नाइट्रोजन अपने पास काफ़ी अच्छा लोन पेयर डोनेटिंग कंपाउंड है तो स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप है, तब भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी, बट ERG ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पर जब भी स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप अपन अटैच करते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप जोड़ दिया लेट से NH2, तो हमारे पास जो AlCl3 है, हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए रिएजेंट जो यूज़ करते हैं कि जिससे RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तब हमारे पास R+ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर डायरेक्टली इस लुईस एसिड पर ये NH2 अटैक कर देता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इससे हमारे पास क्या होता है कि NH2 + AlCl3- बन गया। तो अब AlCl3 अवेलेबल नहीं किसके लिए, एल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने के लिए, और कार्बोकेटाइन का यदि फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, इसलिए हमारे पास ये रिएक्शन दोनों की दोनों ही नहीं फॉलो होगी। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप देखें तो यहाँ पर NO2 ग्रुप है जो कि स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप है, और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप है। दोनों ही केस में अपने पास क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। रीज़न आपको यहाँ पर हमने समझा दिया है। बट यहाँ पर देखें तो ये अल्काइल बेंजीन और OCH3 इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप नहीं है, और दोनों ही क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो जब भी आप कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की इनकी रिएक्शन कराएंगे कि हमारे पास यहाँ पर अल्काइल बेंजीन है और हमारे पास क्या दिया हुआ है एसाइल कार्बोकेटाइन, ये बना CH3COCl AlCl3 के साथ, इससे हमारे पास क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O+। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो पैरा प्रोडक्ट अपने पास मेजर बन जाएगा। दैट मीन्स अपने पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं दोनों में से फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से अपन कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट 1 और 2 दोनों इजीली बना सकते हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ नहीं बनेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि अपने पास स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप में भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है और स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप में भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन
नहीं होती है। नेक्स्ट है 166। 166 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग दी गई है और Br2 Fe Br3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। इससे अपने पास क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, Br+ का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो इनमें से किस बेंजीन रिंग पे इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा डायरेक्टली, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास इस बेंजीन रिंग का इस पे देखें तो क्या है, +m इफेक्ट शो करेगा, ये भी +m इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो दोनों ही +m इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होगा। इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये, पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड। तो इन दोनों पोजीशंस पे किसी भी एक पोजीशन पे Br+ आके अटैक हो सकता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 +m ग्रुप जुड़े हुए हैं। पर किसी भी इस बेंजीन रिंग पे आप यदि स्टडी करते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही बेंजीन रिंग की वजह से +m इफेक्ट शो होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे, तो Br+ का अटैक भी यहीं पे होगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अपने पास इस बेंजीन रिंग से आकर अटैच हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, Br यहाँ पर अटैच हुआ, कार्बोकेटाइन इस तरह से बन जाएगा और दूसरी बेंजीन रिंग वैसे वैसे रहेगी। और फर्दर वापस अपन इसका क्या कर देंगे, एरोमेटाइजेशन कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बन गया है वो प्रोडक्ट, आप Br को कहीं पे भी लगा सकते हैं। दोनों ही केस में हमारे पास दोनों लोकेशन थी, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोडक्ट अपना फाइनल बनेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर आपको डिसाइड करना था कि किस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग की वजह से मिडल वाली रिंग पर +m लग रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन रिचनेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, या न्यूक्लियोफिलिसिटी आप कह सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने की टेंडेंसी भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है 167। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एक्वस NaOH। तो ये सिंपल SN2AR रिएक्शन है। SN2AR रिएक्शन के लिए अपने 161 क्वेश्चन में बताया था कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा SN2AR रेट किसकी होगी, SN2AR रिएक्शन की रेट वो होगी सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेकंड की, उसके बाद अपने पास फोर्थ की, क्योंकि 2 NO2 ग्रुप है। अब यहाँ पर ये -m शो कर रहा है और यहाँ पर ओनली -I शो कर रहा है, तो इनमें रेट किसकी ज़्यादा होगी, थर्ड की ज़्यादा होगी। और फिर हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट की ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 168। आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है। तो कौन सी रिएक्शन है, ये है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो कंसनट्रेट H2SO4 से मिलता है अपने को, वो क्या मिलता है, SO3। ठीक है, इसमें SO3 का फॉर्मेशन किस तरह से होता है कि हमारे पास H2SO4 के ही मॉलिक्यूल आप ले लें और वही एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, इस तरह से। यदि इस तरह से ये एसिड और बेस दोनों की तरह ही बिहेव करेगा तो यहाँ से एसिडिक H+ निकलेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसिडिक H निकलने के बाद बन जाएगा OH2+, और यहाँ पर बन जाएगा HSO4-, यहाँ पे OH और यहाँ पर O-। ठीक है, अब ये बैक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अपने पास SO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे सल्फर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा इस पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और OH अपने पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एक पैरा डायरेक्टर मिलेगा। किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर OH अपने पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H2SO4 से SO3 है, तो इससे पैरा पोजीशन पर ये SO3 आके अटैच हो जाएगा। और उससे के बाद एसिडिक H आप प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या ग्रुप अटैच होगा, SO3H अटैच हो जाएगा। तो आपको सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है और यहाँ पर OH आके अटैच हो गया। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ में एक्सेस में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर के केस में भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो क्या होगा, Br+। और हमारे पास OH यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ARG ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब जगह Br रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस अमाउंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो SO3H ग्रुप है वो भी Br से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, कि यहाँ पे जो SO3H है वहाँ पर भी Br ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, जिसकी कंप्लीट मैकेनिज्म इसी चैप्टर के हमने क्वेश्चन 35 के वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ। तो आप देखना चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, कि हमारे पास यदि इस तरह के ग्रुप जुड़े हुए हों कि COOH SO3H और ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहे हों फिनॉल और एनिलीन के केस में,
तब ये दोनों ग्रुप अपने पास सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं किससे, ब्रोमीन से। इसे अपन क्या कहते हैं, एब्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ पर फाइनल करेक्ट आंसर के तौर पे हो जाएगा कि प्रोडक्ट बी है जो, ठीक है। नेक्स्ट है 169 क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि ये कंपाउंड है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है, एंड प्रोडक्ट अपने को डिटरमाइन करना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीन दी हुई है, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH है, इसकी रिएक्शन आपने CH2 और यहाँ पर बेंजीनिंग है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले SOCl2 के साथ में इसकी रिएक्शन करें, थायनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये COOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड ये कुछ इस तरह से बनेगा, COCl, यहाँ पे CH2 और PH। अब जैसे आप रिएक्शन इसकी AlCl3 के साथ में कराते हैं, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन अपने पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर CH2 है और अपने पास ये बेंजीनिंग है, ठीक है। अब अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे तो अपन ये डायरेक्टली इस पर अटैच हो जाएगा। यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अपने पास होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ये बेंजीनिंग इस पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास कंपाउंड कैसा बन जाएगा, कंपाउंड अपने पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट अपने पास बी है। इस प्रोडक्ट की रिएक्शन आपने जिंक अमलगम विद HCl के साथ में करा रहे हैं तो ये किसका रिएजेंट है, ये है क्लीमेंशन रिडक्शन। और क्लीमेंशन रिडक्शन में हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है जिंक अमलगम विद HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास यहाँ पर ये भी बेंजीनिंग है तो फाइनल प्रोडक्ट में ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजीनिंग वैसे वैसे रह जाएगा। यहाँ पर ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट C होगा, जो कौन सा ऑप्शन से दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा डी। नेक्स्ट है 170, फॉर द डाईएजोनियम आयंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईएजो कपलिंग विद फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो हमारे पास जब भी फिनोल के साथ में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो कैसे होती है कि हमारे पास ये फिनोल है और हमारे पास यहाँ पर PH N डबल बॉन्ड N प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पैरा पोजीशन पे होगा तो यहाँ पर ये अटैक टेंडेंसी में देखें तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो इस केस में हमारे पास फिनोल की न्यूक्लियोफिलिसिटी कांस्टेंट है। बट यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। यदि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की तो अपने पास रिएक्शन रेट क्या होगी, फास्टर होगी। तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी मोर विल बी रेट, इस कंसेप्ट को अपन कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मोर विल बी रेट, ठीक है। तो अपने को इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स देखिए, ये N2 प्लस दिया हुआ है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक प्लस M ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्लस M क्या करेगा, इलेक्ट्रोनिसिटी देगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा। और NO2 ग्रुप क्या है, माइनस M है, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे OCH3 भी प्लस M ग्रुप है और यहाँ पर CH3 भी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो किस में होगी, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे माइनस M ग्रुप जुड़ा हुआ। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रेट जो होगी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी सेकंड में दी हुई है। इसके बाद अपन कंपैरिजन करें यहाँ पर तो यहाँ पे रेजोनेंस सब नहीं है, यहाँ पे दोनों पे प्लस M इफेक्ट है, तो इसके बाद फोर्थ आ जाएगा। फिर अपन OCH3 और NMe2 में डिस्कस करें तो प्लस M किसका ज़्यादा होता है, NMe2 का प्लस M ज़्यादा होता है। तो अपने पास ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा। तो इनमें से अपन यदि डिसाइड करते हैं तो OCH3 वाला केस अपन पहले ले लेंगे जिसकी रेट ज़्यादा होगी, और फिर हमारे पास लास्ट में क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो ये हमारा रेट का ऑर्डर होगा, डाईएजो कपलिंग रेट का। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्टली मैच हो रहा है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा बी। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.